बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोर्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने दो इम्पोर्टेंट टास्क परफॉर्म किए थे। नंबर वन, हमने एक वेबसाइट को एज अ टूल यूज़ करते हुए पेयर वाइज टेस्टिंग जो है उसको इम्प्लीमेंट करके देखा था। और दूसरे नंबर पर हम लोगों ने जो हमारा जो सेकंड मॉड्यूल था इस कोर्स का, वो था जी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। उस टेक्निक्स को देखा था। तो उसमें सबसे पहले एग्जॉस्टिव टेस्टिंग थी कि हर इनपुट वैल्यू स्पेस के अगेंस्ट में सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाए। फिर इसमें क्या था, कवरेज बेहतर थी, नंबर ऑफ टेस्ट केस ज़्यादा थे। तो इस चीज़ से बचने के लिए फिर या इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया गया कि कवरेज भी काफ़ी हद तक सूटेबल रहे और टेस्ट केस भी रिड्यूस हो जाए। तो उसके लिए हमने इक्वलेंस क्लास टेस्टिंग की बात की थी। उसमें क्या था, ये डिपेंड करती थी हमारे पास तीन आर्गूमेंट्स पे। नंबर वन ये देखती थी कि जो हमारे पास इनपुट वैल्यू स्पेस आ रही है वो रेंज है कि नहीं। दूसरे नंबर पर ये यहाँ पे ये चीज़ गौर करने की कोशिश कर रही थी कि जो इनपुट वैल्यू स्पेस हमें मिल रही है उनमें जो ख़ास बात वो ये थी कि क्या वो सेट है। और तीसरे नंबर पे इसमें हमें ये देखने की कोशिश की थी कि क्या वो बुलियन वैल्यू है। ये थ्री हमारे पास इसमें इनपुट वैल्यू स्पेस के अगेंस्ट में हम लोगों ने काम किया था। तो रूल ऑफ थंब ये था कि अगर तो वो रेंज है तो आपने यहाँ पे एक वैलिड इक्वलेंस क्लास लिखनी है और टू इनवैलिड इक्वलेंस क्लास यहाँ पे आपने लिखनी है। और अगर तो वो सेट है तो एक ही आपने यहाँ पे इक्वलेंस क्लास लिखनी है वैलिड वाली, और एक लिखनी आपने इनवैलिड वाली। और अगर वो बुलियन है तो उस पर्सपेक्टिव से आपने एक क्लास लिखनी वैलिड और एक क्लास लिखनी है इनवैलिड। तो ये हमारा इसमें काम था। अच्छा, तो बाउंड्री वैल्यू ने हमारे पास नंबर ऑफ टेस्ट केस रिड्यूस कर दिए, दैट्स फाइन। अब इसमें इशू क्या आया, इसमें इशू फिर ये आ गया कि जो बाउंड्रीज के ऊपर डिफेक्ट्स हैं, बग्स हैं, वो हमें आइडेंटिफाई नहीं हो सके थे। तो उसके लिए हम लोगों ने फिर जो आइडिया सोचा वो ये था कि वी शुड थिंक अबाउट बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, BVA इसको कहते हैं। तो इसमें क्या था कि आप लोगों ने सबसे पहले तो इक्वलेंस क्लास डेवलप करें। एग्जाम्पल है, ये मेरे पास इक्वलेंस क्लास है वैलिड के लिए और ये मेरे पास इक्वलेंस क्लास है इनवैलिड के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास तो ये तीन जो क्लासेस बता रही कि हम हमारा जो फोकस है वो ये रेंज है। अच्छा, अब इसमें ये क्या कहते थे कि एक आपने जो वैल्यू लेनी है वो एग्जैक्ट लेनी है बाउंड्री के ऊपर। तो एग्जैक्ट आपको एक वैल्यू यहाँ से मिलनी थी, एक वैल्यू एग्जैक्ट बाउंड्री से लो डाउन और एक वैल्यू एग्जैक्ट बाउंड्री से अब फर्ज करें अगर यहाँ पे था 50, तो जो नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए थी दैट मस्ट बी 51, और जो उससे लोअर वैल्यू होनी चाहिए थी 49। तो इस तरह से हम लोगों ने बाउंड्री वैल्यू के चीज़ों को देखा था। अच्छा, अब इस पे और भी चीज़ थी, वो ये था कि बेहतर तो है इसकी जो है वो स्टैटिक टाइप जो सॉफ्टवेयर की स्टैटिक टाइप है टेस्टिंग की, उसमें इंस्पेक्शन आ जाता है। तो इंस्पेक्शन इसके लिए ज़्यादा सूटेबल चीज़ है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमने टेस्ट केसेस की तरफ ज़्यादा फोकस है तो वो ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, इन तीनों टेक्निक्स में एग्जॉस्टिव, इक्वलेंस एंड बाउंड्री वैल्यू, इन तीनों टेक्निक में जो एक चीज़ कॉमन है वो ये है कि जो इनपुट वैल्यू स्पेस है, जो इनपुट पैरामीटर्स हैं, वो कम्बिनेशन में नहीं हो सकते। एग्जाम्पल है MS वर्ड है, तो MS वर्ड में हम किसी टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं, हम किसी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, हम किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। तो रूल ऑफ थंब के मुताबिक हम सिर्फ अंडरलाइन में या बोल्ड या इटैलिक किसी एक चीज़ को देखेंगे इन रूल्स के मुताबिक। लेकिन एक टेक्स्ट में ये तीनों काम भी हो सकते हैं। मतलब हमारे पास एक टेक्स्ट NTU लिखा है, तो हम NTU को इटैलिक भी कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो इन सारी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली फिर हमें क्या करना होगा, तो अब हमें यहाँ पे इसका कम्बिनेशन चाहिए होगा। तो कम्बिनेशन टेस्टिंग के लिए हमारे पास जो पहली ऑप्शन थी वो आ जाती है डिसीजन टेबल्स। दूसरे ऑप्शन हमारे पास पेयर वाइज टेस्टिंग है और ऑर्थोगोनल अरे भी इसी का पार्ट है। और उसके बाद हम लोगों ने एग्जॉस्टिव जो स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग की बात की थी, जिसमें हमारे पास स्टेट थे और एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करने के लिए ट्रांजिशन थी। और एक चीज़ हम लास्ट में कवर नहीं कर सके थे, थोड़ा सा मिस कर गए, वो ये था कि टेस्ट केस कैसे लिखे जा सकते हैं। तो एग्जॉस्टिव टेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से ये जो सॉरी स्टेट ट्रांजिशन के पर्सपेक्टिव से जो हम काम कर सकते हैं वो क्या क्या है। तो नंबर एक, जब हमने इसका टेस्ट केस लिखने है तो रूल नंबर 1 है कि जितनी भी स्टेट्स हैं इन स्टेट्स को कवर कर लें।
मतलब हम इनपुट्स को, एक्शंस को, इन सब को यहाँ पे नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो स्टेट्स हैं इनको टेक इनटू अकाउंट लेके आएंगे। दूसरा यहाँ पे ये था कि जितने इवेंट्स हैं सिर्फ इन इवेंट्स को कवर कर लें। इसमें हमने देखा कि इवेंट्स और स्टेट ऑलमोस्ट सिमिलर किस्म के टेस्ट के जनरेट करते थे। थर्ड नंबर पे इसमें ये था कि जहाँ पे लूप्स की स्ट्रक्चर्स हैं उनको कवर कर लें। तो लूप्स के पर्सपेक्टिव से हमने माशाल्लाह इस पे काम किया और यहाँ से बात की आई कि फ़र्ज़ करें हमारे पास 2 स्टेट्स हैं ए टू बी, ए एंड बी, ये 2 स्टेट्स हमारे पास हैं। तो इसमें पहली ऑप्शन क्या हो सकती है कि आप स्टेट ए से बी पे चले जाएं, तो ये फर्स्ट लूप है, और बी से ए पे वापस आ जाएं। आप कहते हैं ए से बी पे जाना, बी से ए पे आना, ए से बी पे जाना, ये अगेन फर्दर लूप है। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी माशाल्लाह से कोयटा वाली, वो इसी पे अप्लाई होती थी, तो ये भी सूटेबल नहीं था। जो फोर्थ क्राइटेरिया हमने यहाँ से देखा वो फिर ये था कि आप ऐसा करें कि स्टेट्स को भी रहने दें, इवेंट्स को भी रहने दें, और इन लूप्स को भी साइड पे रहने दें। अब यहाँ पे जो चीज़ हम करने की कोशिश करेंगे वो ये है कि आप यहाँ से जो है ना ट्रांजिशंस, सिर्फ ट्रांजिशन को कवर कर लें। ये था जी हमारे पास जो लास्ट में इसकी कवरेज थी, इसके अकॉर्डिंगली हमने काम करना था। तो ये था जी हमारा लास्ट लेक्चर। तो आज के लेक्चर में मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दूंगा वाइट बॉक्स टेस्टिंग का। हम इसकी कोई टेक्निक की बात नहीं करेंगे, जस्ट ओवरव्यू की हद तक तो ठीक है, लेकिन जब तक हम ग्राफ थ्योरी नहीं पढ़ सकते हम इसको डिटेल में नहीं जा सकते। तो इसलिए इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हम जो काम करेंगे वो इसी के ऊपर है। तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है? अच्छा, हम लोगों ने देखा कि हम जब सॉफ्टवेयर को यूज़र के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, यूज़र पर्सपेक्टिव क्या होता है? हाँ, आप लोगों ने, जब हम लोगों ने पढ़ा था जी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन, उसमें वहाँ पे करेक्शन का आपने 4+1 व्यू मॉडल पढ़ा था, ठीक है? तो वो जो 4+1 व्यू मॉडल था करेक्शन का, उसमें क्या था, व्यू पॉइंट था। एक जो फिजिकल व्यू है उसमें, लॉजिकल व्यू में, अब जो बाकी व्यूज़ हैं उनमें डिफरेंस क्या था? मैंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी एक रूम के साथ। मैंने कहा था कि अगर एक घर बन रहा है तो उस घर में अगर, तो जैसे अभी उसकी जस्ट वॉल्स और उसकी जो छत रूफ ये भी आई है, तो जो प्लम्बर आएगा वो उसी रूम को किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, उसका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होगा। जो इलेक्ट्रिशियन आएगा वो उस जब रूम को देखेगा उसका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और आएगा। जो डिज़ाइनर आएगा जिसने उसको इंटीरियर डिज़ाइनिंग करनी है, वो उस रूम को, उसका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और आएगा। जिसने उसको स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है उसका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और आएगा। जिसने उस पे लेयरिंग करनी है, मतलब जो जिसमें उसने फ्लोर पे काम करना है, फ्लोरिंग करनी है, उसने इसको कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। देखिए रूम एक ही है, हर एक अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में जिस पॉइंट ऑफ व्यू पे हमारा फोकस होता है वो होता है यूज़र के, सॉफ्टवेयर को यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। यूज़र क्या सोचता है सॉफ्टवेयर के बारे में? एग्जांपल, यूज़र कहता है मैं होम पे क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं न्यू पे जाऊंगा, न्यू पे नई पे जाने के हम ओपन या न्यू कर सकता हूँ। तो इस किस्म की तमाम चीज़ें, यूज़र क्या सोच सकता है सॉफ्टवेयर के बारे में, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हमारा फोकस इसी के ऊपर था। अच्छा, और इम्पोर्टेंट क्या था, वहाँ से हमने इनपुट दी, इनपुट देने के बाद हमने वहाँ से आउटपुट को देख लिया, और इसके बिटवीन दुनिया क्या काम कर रही है ये हमारा प्रॉब्लम नहीं था यहाँ पे, ठीक है। और सिंपल करते क्या थे हम, सिंपली करते ये थे कि इस इनपुट के, देखिए हमने, मैंने कहा जी हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया एनटीयू के लिए, उसमें एक लॉगिन सिस्टम है। हम कहते हैं अगर आप करेक्ट आईडी एंड करेक्ट पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे तो आपका, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये होगा कि हम लॉगिन कर जाएंगे, ठीक हो गया। लेकिन हमने उसको करेक्ट आईडी दिया, करेक्ट आईडी और पासवर्ड दिया, उसने लॉगिन नहीं किया। ये चीज़ बता रही है कि ये जो हम जिस मॉड्यूल को हम टेस्ट कर रहे हैं, जिस यूनिट को हम टेस्ट कर रहे हैं, ये डेविएट कर गया है अपने बिहेवियर से, एक्सपेक्टेड बिहेवियर से डेविएट कर गया है। तो फिर हम कहेंगे कि इस जगह पे, इस मॉड्यूल में, इस यूनिट में, इस कंपोनेंट में जो चीज़ है उसको हम कहते हैं बग। हम कह देंगे जी ये जो चीज़ हमारे पास है इसमें बग है। तो अब आते हैं जी, ये थी ब्लैक बॉक्सिंग के पर्सपेक्टिव से। तो ब्लैक बॉक्सिंग में हमने क्या किया था, इस ये जो ब्लैक वर्ल्ड थी इसको अब ज़रा हम रोशन करने की कोशिश करेंगे इनटू ग्लास व्यू। ग्लास व्यू का मतलब एक शीशा है, एक मिरर है, उसके अंदर हमें सब कुछ नज़र आ रहा है। तो ग्लास व्यू के पर्सपेक्टिव से अब हमारा मकसद सिर्फ इनपुट ही नहीं है, तो आपको यहाँ पे इनपुट पे फोकस करना है, आपको यहाँ पे आउटपुट पे भी फोकस करना है। अगर हम इस पे फोकस नहीं करेंगे तो हम बग्स आइडेंटिफाई नहीं कर सकते।
तो थर्ड नंबर पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसको जो कोड किया गया, इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया गया है, इसको स्ट्रक्चर कैसे किया है, इसमें कौन कौन से इंटरनल पाथ है, एक मेथड दूसरे कॉल कर रहा है, दूसरा तीसरे कॉल कर रहा है, ये सब की सब चीज़ें भी यहाँ पे जानना मकसद है। हु विल, हमें ये कौन बताएगा, डेवलपर टेस्टर को बताएगा कि उसने कैसे इसको कोड किया हुआ है, और उसको पूरा का पूरा कोड का इंट्रोडक्शन देगा डिटेल में जाके, ताकि टेस्टर कोड को भी देख सके। तो अब हम एक स्टेप फर्दर मूव करेंगे, और वो क्या हमारा स्टेप होगा कि इनपुट एंड आउटपुट, खाली ये दो चीज़ें किसी काम की नहीं होगी जब तक हम इसके क्लास लेवल में इसके अंदर जाके इसको देखने लगते हैं। तो ये है जी वो चीज़ जिसको हम कहते हैं जी वाइट बॉक्स टेस्टिंग। अब एक और भी इसका नाम है जिसको कहते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड टेस्टिंग। स्ट्रक्चर बेस्ड टेस्टिंग इसको इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आएगी एक्सटेंसिव किस्म की, जितने भी सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स हैं, उसमें कोड है, डिज़ाइन है, या कंट्रोल फ्लो है, डेटा फ्लो है, या जितने भी किस्म के हमारे पास यहाँ पे सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स हैं। आर्टिफैक्ट्स क्या होता है? आर्टिफैक्ट्स कहते हैं हर वो मटेरियल, हर वो चीज़ जब सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे थे हम लोगों ने पॉइंट आउट की है, लिख ली है, डॉक्यूमेंट कर ली है, हर चीज़। वो उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, उसमें आपके प्रोटोटाइप हो सकते हैं, कुछ हर वो चीज़ जो कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हुए, बनाते हुए, मेकिंग के प्रोसेस में गुजरते हुए हमने अचीव की है, राइटअप कर लिया है, वो सब आर्टिफैक्ट्स हैं। तो स्ट्रक्चर में जितने भी सॉफ्टवेयर की आर्टिफैक्ट्स हैं, इन सारे आर्टिफैक्ट्स को सॉफ्टवेयर के आर्टिफैक्ट्स, और टी एंड फैक्ट्स बड़ा मुश्किल काम है इसे लिखना यार। अच्छा जी, जितने भी सॉफ्टवेयर के आर्टिफैक्ट्स हैं, अब हम इसमें क्या करते हैं, इन सारे के सारे आर्टिफैक्ट्स को हम देखते हैं इन दी फॉर्म ऑफ ग्राफ्स। अच्छा जी, आपके ख्याल में, अब आपके लिए मैं क्वेश्चन करने लगा हूँ कि आपके ख्याल में सिर्फ ग्राफ्स ही एक तरीका हो सकता है इसका, कोई और मतलब ग्राफ्स एज एन इनपुट कह रहा हूँ मैं। इस मॉड्यूल में, वाइट बॉक्स टेस्टिंग के मॉड्यूल में हमारा जो फोकस होगा वो होगा टेस्ट केस डिज़ाइन। ओके, अभी तक हमने डिज़ाइन की बात की, हम टेस्ट केस को डिज़ाइन नहीं किया। अभी तक हम सिर्फ इनपुट देख के डिफरेंट टेक्निक्स को समझ, लेकिन किसी जगह पे हमने डिज़ाइनिंग की बात नहीं की थी। तो ये हमारा मेजर फोकस यहाँ पे डिज़ाइन भी होगा। तो ग्राफ्स एज एन इनपुट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सकता है। हम इसको ग्राफ प्रोवाइड कर सकते हैं, हम इनको लॉजिक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, हम इनको सेट थ्योरी के तौर पर प्रोवाइड कर सकते हैं, हम इसको इनपुट देख सकते हैं फॉर्मल मेथड्स के जो अभी आप पढ़ के आते हैं। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क इसमें ये होगा कि जो आप लोगों को कोर्स पढ़ाया जा रहा है उसमें आप लोगों ने फॉर्मल स्पेसिफिकेशन तक जाना है, मतलब SRS लिखनी है फॉर्मल स्पेसिफिकेशन तरीके से। आपको यहाँ पे फॉर्मल वेरिफिकेशन नहीं सिखाई जाएगी, या हम इतना टाइम नहीं होगा, या इसको ये जो कोर्स है इसकी जो बाउंड्रीज है वो फॉर्मल वेरिफिकेशन तक नहीं है। इस कोर्स में हम कवर कर सकते हैं फॉर्मल वेरिफिकेशन, लेकिन प्रॉब्लम ये कि इसका नाम फिर ये नहीं आता, फॉर्मल स्पेसिफिकेशन, फॉर्मल वेरिफिकेशन नहीं आता, और उसके लिए ज़रूरी है हमारे पास स्पेसिफिकेशन भी फॉर्मल हो, इसलिए मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा। तो दोबारा सुन लें, जब टेस्ट के डिज़ाइन करते तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। हम उसको ग्राफ्स एज एन इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं, हम उसको सेट्स एज एन इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं, हम उसको प्री जो हम लॉजिक कहते हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं, फोर्थ में फॉर्मल मेथड्स। तो ये अब आई होप कि आपको वाइट बॉक्स टेस्टिंग का आइडिया होगा। इसको स्ट्रक्चर बेस्ड टेस्टिंग क्यों कहते हैं इसका भी आइडिया होगा, कौन सी चीज़ें हैं, आपको इनपुट है, आउटपुट है, एंड इंटरनल पास, स्ट्रक्चर, इम्प्लीमेंटेशन, ये सब चीज़ें इसको हम लेंगे एज ऑफ ग्राफ। तो फिर हम कोड से निकल जाएंगे ग्राफ पे, उसके बाद हमारा टेस्ट केस डिज़ाइन, टेस्ट केस एग्जीक्यूशन, टेस्ट केस पास सारा ग्राफ होगा। हम कोड को भूल जाएंगे, हमारी पूरी दुनिया ग्राफ बन चुकी होगी। इसलिए अगर ग्राफ का मैं नहीं आइडिया, तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, अगर मैं ग्राफ का नहीं आइडिया तो सब कुछ ख़त्म है। इसलिए हमने ग्राफ पे काफ़ी फोकस करना है। तो अब आगे मूव करते हैं जी किस चक्कर में। अब कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1, हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग को यूज़ ही क्यों करते हैं जबकि हमारे पास ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग थी? फिर ऐसी कौन सी चीज़ आई जो जिसने हमें मजबूर किया कि हम वाइट बॉक्स की तरफ चल सकें? देखें, सिस्टम ने एक जो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी है वो लिखी होगी SRS में या स्पेसिफिकेशन में। अब हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, कोड कर दिया। अब क्वेश्चन है कि कितना इलाका कोड किया जा चुका है, कितनी फंक्शनैलिटी मिस हो गई है। मतलब अब अगर हमने कोड लेवल पे जाकर चीज़ों को नहीं देखेंगे तो बहुत सी ऐसी लॉजिकल मिस्टेक्स हैं, टाइपो मिस्टेक्स हैं जो हम यहाँ से इग्नोर कर देंगे। एग्जांपल है, आप लोगों ने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है, आप कहते हैं अगर तो इफ अगर x की वैल्यू इक्वल टू है y की वैल्यू के,
तो फिर उसको ये काम कर देना चाहिए। ये हमारी एक इसमें लॉजिक थी। लेकिन टाइपिंग मिस्टेक्स या लॉजिकल मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक क्या हुई है कि आपने यहाँ पे लगाना था इक्वल टू, ये उसकी जगह आपने क्या लगा दिया, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इस किस्म की गलती है, चूंकि वहां पे तो कोड हमारे लिए एक ब्लैक बॉक्स है ना, हमें तो पता नहीं इसके अंदर क्या हो रहा है, तो हम तो ऐसी लॉजिकल गलतियां नहीं पकड़ सकते वहां पे, ऐसे हम उनको कैप्चर नहीं कर सकते। तो वाइट बॉक्स है जो इस लेवल पे आके हमारी हेल्प करती है। दूसरी इसमें क्या हो सकता है, टाइपिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं। वो क्या हो सकती है, हमारे लॉजिकल मिस्टेक्स हो सकती है। एग्जाम्पल है, हमने लिखना था इक्वल इक्वल टू, अनफॉर्चुनेटली हमसे वो बन गया नॉट इक्वल टू। तीसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं, हम लोगों ने एक कोड किया, वो कोड ऐसा लिख दिया कि जिसमें हमारी एफर्ट लगी, टाइम लगा, पैसा लगा, फाइनेंस आई है, रिसोर्सेज लगे हैं, और पता ही चल रहा है कि ये कोड कहीं भी कॉल ही नहीं हो रहा, यूज भी नहीं हो रहा। तो इस किस्म के तमाम एग्जांपल है। आप लोग विजुअल स्टूडियो जब ओपन करते हैं तो वहां पे आप लिखते हैं जी कि इंटीजर नंबर या स्ट्रिंग कंट्री एंड स्ट्रिंग कंट्री इज इक्वल टू पाकिस्तान। तो अगर आप ये स्ट्रिंग कंट्री लिख दें और पूरे कोड में कहीं इसको यूज ना करें इस वेरिएबल को, तो कंपाइलर उसी वक्त इसको अंडरलाइन में इसको ग्रीन कर देगा, ग्रीन एक कर्व लगा देगा, वेव लगा देगा, वो कहेगा जी कि आपने एक वेरिएबल यूज किया, कि वेरिएबल डिक्लेयर किया कि यूज नहीं कर रहे इसको, तो उसका कहीं यूज ही नहीं आ रहा, तो क्यों डिक्लेयर किया इस चीज को। तो इस किस्म की मिस्टेक्स पकड़ने के लिए हमारे पास कैप्चर करने के लिए वाइट बॉक्स टेस्टिंग को यूज किया जाता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। सेकंड नंबर पे इसमें क्वेश्चन ये आ जाता है, व्हाई इज इट कॉल्ड वाइट बॉक्स टेस्टिंग, इसको वाइट बॉक्स ही क्यों कहा जाता है। तो अभी हमने बताया कि इसके अंदर हम सॉफ्टवेयर की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, हमारे मतलब जितने भी टेस्टर्स हैं उनको सॉफ्टवेयर की इम्प्लीमेंटेशन का नॉलेज होता है। अब उनको ये नॉलेज कौन देता है, टेस्टर्स। तो टेस्टर्स यहाँ पे जो सॉरी डेवलपर्स, तो डेवलपर्स टेस्टर्स को सॉफ्टवेयर की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में नॉलेज देते हैं, जिसकी वजह से हम सॉफ्टवेयर को स्ट्रक्चर वाइज इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से इंटरनल पाथ देख सकते हैं, इसलिए इसको वाइट बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये है कि हाउ टू इनकाउंटर अ बग इन वाइट बॉक्स टेस्टिंग। अब वाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम एक बग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पता लगेगा इस मॉड्यूल में, इस कोड में टेस्ट बग है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास प्री डिफाइंड इनपुट्स होंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया, हम क्या करेंगे, एक मॉड्यूल है यहाँ पे, इसको मैं कहता हूँ जी मॉड्यूल 100। तो हमारे पास एक मॉड्यूल 100 है, मॉड्यूल 100 को हम क्या करेंगे, कुछ सेट ऑफ इनपुट्स देंगे और हम इसकी आउटपुट्स देख लेंगे सारी की सारी। इनपुट्स देख के आउटपुट्स देख लेंगे और हमारे पास लिखा होगा कि इन इनपुट्स के अगेंस्ट में एक्सपेक्टेड आउटपुट ये आनी चाहिए। तो हम सिंपली उसको कुछ इनपुट प्रोवाइड करेंगे, एक्सपेक्टेड आउटपुट को कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करने के बाद अगर तो वो डेविएट करेगा एक्सपेक्टेड बिहेवियर से, तो हम इस तरह से बग को इनकाउंटर कर लेते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग में फॉलो करते हुए। तो ये तीन क्वेश्चन थे। नंबर 1 है कि यूज़ क्यों किया जाना चाहिए, इसका नाम वाइट बॉक्स ही क्यों है, और इसमें बग को कैसे हम इनकाउंटर करते हैं। तो ये है जी इन तीनों का आंसर हमारे पास। अच्छा जी, अब दोनों में डिफरेंस क्या है। मैंने बताया कि जब हम ब्लैक बॉक्स की बात करते हैं तो हमारा टेस्टिंग जो एज अ टेस्टर हमारा फोकस होता है कि यूज़र का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जिस सॉफ्ट यूज़र ने इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस सॉफ्टवेयर के साथ। मैं एक्सपेक्टेशन नहीं कह रहा, तो जब मैं एक्सपेक्टेशन कहूँगा तो बेसिकली हमारा जो फोकस आ जाएगा वो सिस्टम टेस्टिंग आ जाएगा। तो मैं किसी पर्टिकुलर लेवल की बात नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर को यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखा जाता है, टेस्ट किया जाता है, वो हमारे पास है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। और अगर इसी सॉफ्टवेयर को इंटरनल स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, तो वो हमारे पास बन जाती है वाइट बॉक्स टेस्टिंग। अच्छा, अब इन दोनों चीज़ों को ज़रा गौर से समझिएगा। पहले क्वेश्चन ये है, क्या पर्पज़ आता है। देखिए, आप लोगों ने यहाँ पे एडमिशन लिया, क्या पर्पज़ है। वैसे अल्लाह मेरा आई होप आपको भी नहीं पता होगा नहीं हो, तो यहाँ पे है कि क्यों वाइट बॉक्स टेस्टिंग को यूज़ किया जाता है, इसके पर्पज़ बताएं। तो इसमें बच्चों 2 इम्पोर्टेंट पर्पज़ है। पर्पज़ नंबर 1, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि हम यहाँ पे टेस्ट केस डिज़ाइन हमारा फोकस है। जब तक हमें कच्चे, मैंने आपसे जब आर्किटेक्चर डिज़ाइन में थे, मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने कहा था पूरी ज़िंदगी डेवलपर ना रह जाइएगा, डेवलपर से एक स्टेप ऊपर आके डिज़ाइनर बनिएगा या आर्किटेक्ट बनिएगा। तो एक अच्छा डिज़ाइनर, अगर आपने डिज़ाइन अच्छा कर दिया है तो डेवलपर बेशक मेरे जैसा भी बेचारा हो, वो कुछ ना कुछ कोड अच्छा लिख ही देगा इंशाल्लाह।
ठीक है। लेकिन अगर आपका डिज़ाइन ही ठीक नहीं है तो बेहतरीन से बेहतरीन डेवलपर भी है, मतलब हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर जो भी हैं, तो कोई भी इस लेवल का बंदा तो वो उसको सही कोड नहीं कर सकता। तो हमारा फोकस है कि एक स्टेप ऊपर जाके चीज़ों को सोचे। यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि जो टेस्ट केस एग्जीक्यूशन है, टेस्ट केस को लिखना है, उससे इंपॉर्टेंट चीज़ है टेस्ट केस को डिज़ाइन ठीक करें। जब आप उसको डिज़ाइन ठीक कर देंगे तो इंशाल्लाह आप वहाँ पे जा करके इस चीज़ को ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा जी, तो रूल नंबर 1 है कि हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड टेस्ट के डिज़ाइन करना चाहते हैं। ये हमारा पहला पर्पज़ है। अब यहाँ से क्वेश्चन है कि भाई हम ये डिज़ाइन क्यों करना चाहते हैं? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम टेस्ट केस को डिज़ाइन करना चाहते हैं? तो इसका आंसर बच्चों ये है कि अगर आपने एक अच्छा टेस्ट केस डिज़ाइन किया होगा तो टेस्ट केस डिज़ाइन का कि हम टेस्ट के डिज़ाइन से देख के बता सकते हैं कि कितने हद तक कवरेज हो गई है। अब मैं आपको प्रूव करता हूँ। फ़र्ज़ करें जी हमारे पास हमने फैसलाबाद से लाहौर जाना है, बीच में 2 सिटीज़ को इसमें ननकाना है, ये कोड शेखुपुरा है। इन 2 सिटीज़ में से गुज़र के जाना चाहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक फैसलाबाद आ चुका है। दूसरे नंबर पे हमारे पास यहाँ पे लाहौर है। तो इनके बिटवीन हम लोगों ने सोचा कि शेखुपुरा और ननकाना इनमें से होते जाएँगे। तो यहाँ से हमने एक डिज़ाइन किया रूट को कि हम पहले मूव करेंगे फैसलाबाद से ननकाना, और ननकाना से फिर हम मूव करेंगे लाहौर की तरफ, और लाहौर से आने के बाद फिर हम चलेंगे लाहौर में, लाहौर से वापस हम आएंगे शेखुपुरा, और शेखुपुरा से वापस हम मूव करेंगे फैसलाबाद। तो ये हमने टेस्ट के डिज़ाइन किया। अब हमने देखना ये है कि हमने किस हद तक इसे कवर कर लिया है। तो जैसे हम आगे मूव किया तो हमें पता चला कि हम फैसलाबाद से ननकाना गए, ननकाना से हम लाहौर आ गए, लाहौर से वापस ननकाना गए, ननकाना से वापस फैसलाबाद आ गए। तो ये चीज़, ये डिज़ाइन हमें बता रहा है कि बेसिकली हमारे पास जिसमें शेखुपुरा वाला पार्ट था वो इसमें हो गया है मिस। तो ये कवरेज हम नहीं लेके जा सके वहाँ तक। तो डिज़ाइन से पता लगा कि वो कवरेज हमारी मिस हो गई है। अगर हम इसी चीज़ को रोड्स पे जाके चलना शुरू कर देते हैं, रोड्स में देखते हैं कि हम शेखुपुरे आए कि नहीं आए, पहुँचे कि नहीं पहुँचे, तो ये अगली बात है, इसको विज़िट कहते हैं। तो विज़िट, टूरिंग, डिटूरिंग क्या होता है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा जब हम ग्राफ्स की बात करेंगे। तो रूल ऑफ थंब क्या हुआ? पर्पज़ है एक स्ट्रक्चर टेस्ट के डिज़ाइन किया जाए। क्यों किया जाए? मकसद क्या है? ताकि हमें पता लग सके कि टेस्ट कवरेज को कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो स्टेप नंबर 1 है, इसका पहला पर्पज़ ये है। दूसरा पर्पज़ ये है, अब मैं आपसे कहता हूँ कि हमने एक सॉफ्टवेयर टेस्ट कर लिया है, ठीक हो गया माशाल्लाह। अब क्वेश्चन है, हम कैसे अपने आप को मार्क करें कि कितने परसेंट सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग परफॉर्म हो चुकी है, हमने कितने परसेंट सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर लिया है, मतलब टेस्टिंग कितने परसेंट हो चुकी है, 70%, 80%, 90%, 15%, 60। हम ये जो परसेंटेज है, ये जो मार्किंग है, ये उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक हम कवरेज को मेजर ना कर सके। तो आपने देखा होगा विजुअल स्टूडियो एक्लिप्स है, वो आपको कवरेज भी प्रोवाइड करता है कि कौन कौन सा कोड कवर किया जा चुका है इस टेस्ट केस के अगेंस्ट में। अगर नहीं किया तो दोबारा देख लीजिएगा, अगर नहीं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वो आपको हाईलाइट करके बता देता है। ग्रीन का मतलब है ये कवर हो चुका है, और लाइट रेड का मतलब है ये इलाका कवर नहीं हो सका। तो आंसर मैं आपको दोबारा रिपीट करने लगा हूँ। वाइट बॉक्स टेस्टिंग का पर्पज़ क्या है? पर्पज़ नंबर 1, स्ट्रक्चर टेस्ट के डिज़ाइन किया जा सके। क्यों किया जा सके? ताकि टेस्ट कवरेज को इन्हेंस किया जा सके, इंक्रीज़ किया जा सके। और दूसरे नंबर पे है कि जो कवरेज हमारा फोकस है, उस कवरेज को मेजर करना, वो मेजर कैसे होगा, उसके लिए भी वाइट बॉक्स टेस्टिंग चाहिए होगी। तो ये था जी इसका आंसर कि हमें क्यों वाइट बॉक्स टेस्टिंग ज़रूरत है, इसका पर्पज़ क्या है। अच्छा, अब हमें 4 स्टेप्स देखने हैं अगर वाइट बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करना है, जो सोर्स कोड लिखा हुआ ना उसको समझें, ठीक है जी। तो स्टेप नंबर 1 में जितना भी सोर्स कोड लिखा हुआ है डेवलपर ने, सी शार्प में, वीबी में या पाइथन में, वटेवर जो भी है, उस सोर्स कोड को हम अंडरस्टैंड करेंगे। जब हमें सोर्स कोड की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ना किसी जगह पे हमें बेंचमार्किंग को एग्री करना पड़ेगा। अब बेंचमार्किंग क्या होती है? बेंचमार्किंग का मतलब बच्चों यहाँ पे हमारा ये है कि हम IEEE, गूगल, IBM या उस ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं जो उन्होंने बेंचमार्क करनी है अपने लिए, हम उनको फॉलो करेंगे, हम उनको एग्री करेंगे। हम ये नहीं करेंगे मैं तो आपसे एग्री कर रहा हूँ, मैं अपना बेंचमार्क करने जा रहा हूँ। कोई भी चीज़ एकदम से बेंचमार्क नहीं होती। बस एग्जांपल है, इस वक्त आप देखें, एक थोड़ा सा से पहले हमारे पास जो मोबाइल डिवाइसेस हैं, मोबाइल डिवाइसेस में टेक्स्ट मैसेज करना
सबसे बेंचमार्क वो था, पूरी दुनिया उसी को प्रेफर करती थी। इंटरनेट आने से हमारे पास व्हाट्सएप आया। अब आप में से कितने परसेंट लोग हैं जो व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज नहीं करते, बजाय के जो जो एंड्रॉयड का अपना है सिस्टम उसको यूज़ करते हैं टेक्स्ट मैसेज का? मेरा नहीं ख्याल कि 2% भी होंगे या 5, या जिनके पास इंटरनेट नहीं है वो करते होंगे। तो रूल ऑफ थंब यहाँ पे ये डिफाइंड हुआ कि जो बेंचमार्क बड़ी मुश्किल से दुनिया दुनिया का एक्सपीरियंस लगा होता है बेंचमार्क्स के ऊपर, लिहाजा हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। इसका दूसरा नाम है लेसन लर्न। सॉफ्ट इंजीनियरिंग में, दुनिया में तो है ही है, लेकिन सॉफ्ट इंजीनियरिंग में जो बहुत ज़्यादा एक पावरफुल चीज़ वो ये है कि हम लेसन लर्न पे ज़्यादा फोकस करते हैं। कि कुछ लोगों ने 5, 10, 25 साल ज़िंदगी के लगा दिए हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, अपने लेसन शेयर करेंगे, तो हम उसे कहते हैं लेसन लर्न। लिहाजा हम अपनी पॉइंट ऑफ थिंकिंग पॉइंट ऑफ उसकी बात से समझ के उसकी तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, उसी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में हमने सोर्स कोड को अंडरस्टैंड किया। स्टेप नंबर 2 में आप लोगों ने इसकी बेंच मार्किंग को एग्री करना है। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या किया, क्रिएट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे टेस्ट केसेस। और फोर्थ नंबर में हम एक फाइनल रिपोर्ट बना देंगे कि ये टेस्टर की टीम थी, ये यूनिट था, ये कंपोनेंट था, ये इसको इनपुट प्रोवाइड की गई, ये एक्सपेक्टेड आउटपुट थी, और इस सिस्टम ने क्या आगे से परफॉर्म किया। तो लिहाजा ये यूनिट आपका फेल हुआ के पास हुआ। एक रिपोर्ट जनरेट कर देते हैं, वो रिपोर्ट पहुंच जाती है प्रोजेक्ट मैनेजर तक। और अब जनाब ये है जी इसका एक सादा सा प्रोसेस जिसको हम कहते हैं जी कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग कैसे परफॉर्म की जा सकती है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो ये रिकॉर्डिंग सब तक पहुँचे। तो मैं ये चाहता हूँ ये हूँ कि इंटरप्शन के बगैर हम लोग ना इसको एग्जीक्यूट कर लें। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपके पास कॉपी पेंसिल प्लीज़ ज़रूर रखा करें, और उसके दौरान आप क्या करें कि जो जो आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को नोट करते रहें। जो आखिरी हमारे 5 से 10 मिनट्स होंगे वो मैंने इसी चीज़ के लिए रिजर्व किए हुए हैं कि क्वेश्चन आंसरिंग के लिए। उस वक्त फिर मैं ये रिकॉर्डिंग्स को बंद कर दूंगा ताकि उसमें वो सब चीज़ें हम खुद ही डिस्कस कर सकें। तो अब हमारे पास इस तकरीबन 10 से 15 मिनट्स बाकी बचे हैं, तो उसके अंदर आप लोगों ने अब अपने साथ साथ नोट करते जाएं क्वेश्चंस को, फिर इंशाल्लाह हम आगे मूव करेंगे। अच्छा जी, किस किस लेवल के ऊपर टेस्ट वाइट बॉक्स टेस्टिंग को किया जा सकता है? तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग को सबसे पहले हम कर सकते हैं कंपोनेंट लेवल पे। अब क्वेश्चन, ये कंपोनेंट किस चीज़ का नाम है भाई? तो कंपोनेंट बच्चों हम कहते हैं यूनिट को। ये जो यूनिट टेस्टिंग हम लोगों ने की उसी को हम कंपोनेंट कहते हैं। तो यूनिट लेवल में हम सबसे पहले देखना चाहेंगे कि एक यूनिट जो हमारे सिस्टम का पार्ट बनने जा रहा है, एग्जाम्पल है हमारे पास ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर है, उसमें तकरीबन 410 यूनिट हैं। अब आप लोगों ने एक नया यूनिट लिखा है और वो यूनिट क्या करता है, वो कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस यूनिट को अपने सॉफ्टवेयर का पार्ट बनाने जा रहे हैं। तो ये देखें, ऐसे ही कि हम अपनी फैमिली का पार्ट बनाना चाहते हैं किसी बहू को या किसी दामाद को या किसी भी दोस्त को, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हम किसी जो नेबर में लोग रहने वाले, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको टेस्ट करेंगे, भाई ये लोग कैसे हैं, ये बंदा कैसा है, इसकी आदतें कैसे हैं। इसको मुकम्मल टेस्ट करने के बाद तब जाके हम अपने सिस्टम का पार्ट बनाएंगे। तो इसी तरह से हम अपने सिस्टम का पार्ट बनाने से पहले कंपोनेंट को टेस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली। एक ऐसी रूटीन जो इंडिपेंडेंटली टेस्ट हो जाए, इंडिपेंडेंटली वर्क कर दे, हम उसे कंपोनेंट कह देते हैं। ठीक है जी। तो ये है जी कि एक कंपोनेंट को इनपुट दे के, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देख के अगर ये सब काम एक कंपोनेंट लेवल पे किया जा सकता है, तो दूसरा वर्ड मैं कहना चाहता हूँ कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग को यूनिट लेवल पे भी किया जा सकता है, या यूनिट लेवल पे भी किया जाता है। ठीक है, और कौन करेगा? खुश अनफॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली यूनिट लेवल के ऊपर डेवलपर खुद ये काम करता है। अभी आपने देखा जो लास्ट में हमने, जो हमारे पहला वीक था, ये पहले 1-2 वीक थे, उसमें हमने यूनिट टेस्टिंग करके देखी थी। तो वो टेस्टर ने हम एज अ डेवलपर हमने कोड किया था मैथ की क्लास का या एम्प्लॉय की क्लास का, तो हमने खुद बैंक अकाउंट की क्लास का, तो हमने खुद लिखे थे उसके टेस्ट केसेस। ठीक है जी। तो कंपोनेंट लेवल पे हम इसको करते हैं। अरे अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं जी, इंटीग्रेशन लेवल पे। इंटीग्रेशन क्या है जी? हम लोगों ने एक मॉड्यूल लिखना है जो कि जितनी भी सैलरीज हैं एम्प्लॉयज़ की उनको कैलकुलेट करता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास एक मॉड्यूल है जिसमें एम्प्लॉय की सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, एम्प्लॉय की सारी इंफॉर्मेशन पड़ी है। तो जो सैलरी वाली जो मॉड्यूल है, ये यूनिट है, वो लिंक करता है एम्प्लॉय के मॉड्यूल के साथ, और ये अपना जो 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 डेटा इसको चाहिए होता है वो सब का सब डेटा प्रोवाइड करता है सैलरी वाले अकाउंट को। अब देखिए, हमने एज अ यूनिट इसको अलग टेस्ट कर चुके हैं, एज अ यूनिट इसको अलग टेस्ट कर चुके हैं। अब हमने देखना ये है
कि सैलरी जो है वो एम्प्लॉय के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, एम्प्लॉय आगे से सैलरी को रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो क्या इनके बीच में कम्युनिकेशन ठीक हो रही है। अगर मैं इसको इसका जो वर्ड सही पर्टिकुलर बोलो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला वर्ड, इस कम्युनिकेशन को हम कहते हैं इंटरफेस। हम देखना ये चाहेंगे कि भाई इस इन दोनों मॉड्यूल्स के बीच में इंटरफेसिंग बिल्कुल ठीक हो रही है कि नहीं। तो आप इसको जो सादा सा नाम है उसको आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन, लेकिन जो इसका सही वाला नाम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से दैट इज इंटरफेसिंग। एग्जाम्पल है, हमारा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को एक्सेस कर रहा है, वहाँ से डेटा फैच करके आ रहा है, वो सेंसर हो सकता है। तो हम देखना चाहेंगे कि हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इनके बीच में इंटरफेसिंग बिल्कुल ठीक हो रही है कि नहीं। तो इंटीग्रेशन लेवल के ऊपर भी वाइट बॉक्स टेस्टिंग एप्लीकेबल है। थर्ड नंबर पे जो चीज एप्लीकेबल है जिसके ऊपर, उसका जो नाम है ग्रीन, तो उस चीज का नाम है जी सिस्टम एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग फिलहाल मैं इसको यहाँ से इग्नोर करता हूँ। तो सिस्टम टेस्टिंग में क्या होगा, अब हमारे पास पूरा का पूरा सिस्टम डेवलप हो चुका है इन सब चीज़ों का, तो सिस्टम को इनपुट और आउटपुट देके देखेंगे तो वो ब्लैक बॉक्स बन जाएगी। इसमें वाइट बॉक्स क्या है कि अब हम इसमें बेसिकली जब हम आगे जाएंगे ना, तो एक वर्ड आपने शायद सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग में एक चीज़ सुनी होगी जिसको हम कहते हैं स्टब्स, और दूसरे नंबर पे हम इसे कहते हैं ड्राइवर्स। ये डमी कोड्स होते हैं। डमी कोड्स मतलब स्टब्स कहाँ पे अप्लाई होते हैं, ड्राइवर्स कहाँ पे अप्लाई होते हैं, इसके लिए बच्चों हमें फोकस हमें करना पड़ता है। उसको हम कहते हैं जी कि हमारे पास कौन सी है। तो क्या हम बॉटम अप इंटीग्रेशन कर रहे हैं या बॉटम टॉप जो इसका रिवर्स है उसको कर रहे हैं। तो इन दोनों पे डिपेंड करते हुए तो वो क्या करने पड़ते हैं, यहाँ पे हम कोड करते हैं, डमी कोड लिखते हैं। जब कोड आ जाएगा इसका मतलब है हम वी आर टॉकिंग अबाउट वाइट बॉक्स। तो ये सिस्टम लेवल पे भी चीज़ हो सकती है, ये है। अच्छा, और फोर्थ नंबर पे इसमें चीज़ आ जाती है, उसको हम कहते हैं कि रेगुलेशन टेस्टिंग। अच्छा, रेगुलेशन टेस्टिंग क्या था, हम लोगों ने एक यूनिट को टेस्ट किया। फर्ज करें हम लोगों ने एक यूनिट लिखा था सैलरी वाला, ये सैलरी वाला यूनिट हमने लिखा है। तो इस सैलरी वाले यूनिट को मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूँ कुछ इस सेंस में। आप लोगों ने जब छोटे हुआ करते थे कंसेप्ट पढ़ा था रिफैक्टरिंग का, ठीक है। एग्जाम्पल है, हमारे कोड है, वो कहता है जी कि मुझे आपको वैल्यू पास करें एज एन इनपुट, कोई वैल्यू मुझे आप पास करें एज एन इनपुट। तो मैं क्या करूंगा, अब हमने क्या किया जी, हम एक नया नया डेवलपर था, उसने ये कहा कि इंटीजर रिजल्ट, उसके बाद उसने क्या किया, रिजल्ट इज इक्वल टू वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया जनाब, उसने इस रिजल्ट को, इस आर को रिजल्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे एज एन इनपुट दुनिया को पता है कि मैं एक इंटीजर टाइप का वैल्यू पास करूंगा, मुझे आगे से डबल टाइप का रिजल्ट मिल जाएगा, ये दुनिया को पता है। तो ये है इसका एक्सटर्नल बिहेवियर। अच्छा, अब इसका इंटरनल बिहेवियर क्या है कि हमने उस वैल्यू को रिजल्ट का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें उसके स्केयर की वैल्यू को स्टोर किया और उसको रन कर दिया। दिस इज ये है इसका इंटरनल बिहेवियर, इंटरनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपने कंसेप्ट पढ़ा रिफैक्टरिंग का। रिफैक्टरिंग आपसे क्या कहती है कि कोड की इंटरनल स्ट्रक्चर को ऐसे चेंज करे कि एक्सटर्नल बिहेवियर में कोई चेंज ना आए। तो अब हमने क्या किया, एक नया डेवलपर आया, उसने कहा अल्लाह के बंदो ये किस बेवकूफ ने कोड किया, वल्लाह से सब कोड को खत्म किया। और उसने सिंपली यहाँ पे क्या किया, उसने देखो इंटरनल क्या था, एक्सटर्नल बिहेवियर आपसे कहता है जी कि आप हमें इंटीजर टाइप का वैल्यू पास करें और हम आगे से आपको डबल टाइप का रिजल्ट वापस कर देंगे। तो उसने सिंपली क्या किया, उसने कहा जी रिटर्न कर देना तुम सिंपल वर्ड में वैल्यू को वैल्यू से मल्टीप्लाई करके। अब आप देखें उसने कोड की इंटरनल स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आया। तो ये जो काम हमने किया, रिफैक्टर किया है, इंप्रूव किया है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कोड को दोबारा रिग्रेशन टेस्टिंग में से गुजारना पड़ेगा कि जो इससे पहले हो रहा था, मतलब जो इससे पहले फंक्शनैलिटी थी, क्या वो फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब तो नहीं होगी ये काम करने से, रिफैक्टर करने से, या कोड में चेंज करने से, या एक नया मॉड्यूल ऐड करने से। तो अब यहाँ पे आप क्या कहते हैं, ऑलरेडी जो हम लोगों ने टेस्ट केस लिखे होते हैं उनको रिसाइकल करते हैं रीटेस्ट करने के लिए। तो इन फोर्थ लेवल के ऊपर, इन चारों लेवल के ऊपर हमें नजर आया कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है वो काम करती है। आई होप यू गॉट द पॉइंट, ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैं इसको नहीं लेके आता। और सेकंड लास्ट चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है वो ये है कि कौन कौन सी टेक्निक्स है जो हम लेके चलेंगे।
तो जो पहली टेक्निक है बच्चों, उसमें इसको हम कहेंगे जी कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग। कंट्रोल फ्लो का मतलब है अगर फर्ज करें हम लोग पानी को लें और उसको फर्श पे फ्लोर पे फेंक दें, और हम देखना ये चाहेंगे कि कौन कौन वो जो पानी है, जो वाटर है, वो कहाँ कहाँ पे फ्लो कर चुका है और किस जगह पे फ्लो नहीं किया है। दूसरी एग्जांपल ले लें, हम चलते हैं फील्ड्स में जो जहाँ पे क्रॉप्स लगी हैं, वहाँ पे हम पानी देते हैं क्रॉप्स को, तो हम यहाँ पे कंट्रोल फ्लो करते हैं कि वो जो कंट्रोल इसमें क्या है कि जो पानी का कंट्रोल है कहाँ कहाँ जा चुका, कहाँ कहाँ पे नहीं जा चुका, तो वो कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग है। तो जब हम देखना चाहेंगे कंट्रोल कहाँ कहाँ से जा रहा है हमारे प्रोग्राम में, तो उसमें से हमारे पास जो चॉइसेस हैं वो ये हैं कि हम देखना चाहते हैं कि स्टेटमेंट कि इस प्रोग्राम में जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो कवर होगी कि नहीं। इस प्रोग्राम में जो डिसीजन करना था, इफ कंडीशन है, इफ कंडीशन के दोनों पार्ट हैं ट्रू एंड फॉल्स, ये कवर हुए कि नहीं। फिर हम यहाँ पे देखना चाहेंगे कि इफ कंडीशन जिस कंडीशन पे बेस कर रही थी, वो कंडीशन क्या, इफ एक्स लेस देन वाई, तो हम देखना चाहेंगे इफ एक्स लेस देन वाई के दोनों ट्रैक कवर हुए कि नहीं। मल्टीपल कंडीशन है स्विच की फॉर्म में, अब हम देखना चाहेंगे कि मल्टीपल कंडीशन यहाँ पे हुई कि नहीं। डिसीजन मैं आपको बता चुका हूँ। लूप्स कवरेज हैं, उसमें लूप्स में हमने दोनों लूप्स कवर करनी है, वाइल एंड डू वाइल, और फॉर लूप तो वाइल के साथ ही काम चल जाती है। और उसके बाद बेसिक पाथ टेस्टिंग है जिसको हम कहते हैं पाथ टेस्टिंग। तो ये कंट्रोल के पर्सपेक्टिव से हमें ये सब की सब चीज़ें करके देखनी होती है जब हम वाइट बॉक्स में आते हैं विद रिस्पेक्ट टू कंट्रोल फ्लो। अच्छा, दूसरे नंबर पे इसमें आती है डेटा फ्लो। डेटा फ्लो का मतलब है कि हमारे प्रोग्राम में कहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, कहाँ पे उसको वैल्यू असाइन की, कहाँ पे इसको यूज़ किया गया, कहाँ पे इसको किल किया गया। ठीक है, ये सब की सब चीज़ें जो है वो हम डेटा फ्लो में देखते हैं। तो डेटा फ्लो के अंदर हम कहते हैं डिफाइन यूज टेस्टिंग। तो हम उसमें सबसे पहले जो चीज़ देखेंगे उसे कहते हैं डिफाइन यूज टेस्टिंग। उसको वैसे डिफाइन यूज के पैटर्न भी कहते हैं। इसकी बात करेंगे और स्लाइस बेस्ड टेस्टिंग करेंगे, स्लाइसिंग करके सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना, और इसी में से हमारा पार्ट आ जाएगा वो जो फर्दर आ जाता है इंटीग्रेशन का। लेकिन जो इंटीग्रेशन अलग चीज़ है इसलिए मैं उसको यहाँ पे नहीं लेके आ रहा। तो ये सारी की सारी टेक्निक्स हमने पढ़नी है। तो तकरीबन 2 से 3 लेक्चर हैं या इससे ज़्यादा हो सकते हैं जो सारी इन टेक्निक्स को पढ़ के लेके आएंगे। अगेन हम यहाँ पे जो हमारा फोकस होगा वो कोड होगा, इसके अलावा बाकी कुछ चीज़ें हमारे पास होंगी। अच्छा जी, अब कुछ तारीफ कर लेते हैं। वाइट बॉक्स टेस्टिंग रिवील कर देती है हिडन कोड को। लाजा कोड के अंदर जो छुपे हुए चीज़ें हैं, छुपे हुए बग्स हैं, टाइपो मिस्टेक्स हैं, लॉजिकल मिस्टेक्स हैं, वो सारी की सारी कैप्चर हो जाती हैं जब वाइट बॉक्स टेस्टिंग में काम करते हैं। दूसरे नंबर पे कोड की रिफैक्टिंग है। हमने कोड को देखा, हमने कहा यार इस कोड को ऑप्टिमाइज करो, इसमें आप लोगों ने फजूल वेरिएबल डिक्लेयर की है, फजूल फंक्शन कॉलिंग की है, फजूल चीज़ें की हुई हैं। तो कोड की ऑप्टिमाइजेशन, कोड की इंप्रूवमेंट भी हमें यहाँ पे मिल जाती है। अच्छा, अब इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है, प्रॉब्लम में तो डिसएडवांटेजेस भी है। नंबर 1, सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है, यू मस्ट बी अ वेरी गुड प्रोग्रामर अगर आप वाइट बोर्ड टेस्ट नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि आपने कोड के इंटरनल स्ट्रक्चर पे फोकस करना है। अगर आपके पास इन डेप्थ नॉलेज नहीं है प्रोग्रामिंग का तो शायद आप बहुत अच्छे वाइट बोर्ड टेस्टर नहीं हो सकते। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये है कि बहुत सी चीज़ें यहाँ पे रियलिस्टिक्स नहीं है। ठीक है, एग्जांपल है मैं यहाँ पे फिजिबल इनफिजिबल नहीं कह रहा, मैं कहता हूँ ये टेस्ट केस लिखना फिजिबल है, ये टेस्ट केस लिखना इनफिजिबल है, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि देखें, एक एक सिंगल कंडीशन है, एग्जिस्टिंग कंडीशन है, हर एग्जिस्टिंग कंडीशन को टेस्ट करना होगा, तो यहाँ पे रियलिस्टिक इन्वायरमेंट नहीं बनता जिसको हम टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया, तो ये हमारा यहाँ पे इसके एक दूसरा इस पे प्रॉब्लम आ जाएगा। और थर्ड नंबर पे ये है, हमने कोड को देखा, हमारा फोकस कोड ही है, लेकिन इस कोड को देखते हुए क्या हम बता सकते हैं कौन सी फंक्शनैलिटी मिस है इस कोड में? फंक्शनैलिटी कहाँ पे थी? स्पेसिफिकेशन में। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम स्पेसिफिकेशन टेस्ट नहीं कर रहे हैं ना, हम तो कोड टेस्ट कर रहे हैं। तो इस लेवल पे एक प्रॉब्लम वो ये आ जाता है कि किस हद तक सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी लिखी जा चुकी, कौन सी फंक्शनैलिटी मिस है, वो वाइट बॉक्स टेस्टिंग लेवल पे हम नहीं बता सकते। ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो ये था बच्चे आज का हमारा लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोगों ने जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग है वो क्या होती है, क्यों करते हैं, इनका एम क्या है, इनका पर्पस क्या है, किस किस लेवल पे इसको की जा सकती है, कौन कौन सी टेक्निक्स फॉलो की जा सकती है, कौन से इसके प्रोज है, कौन से इसके कॉन्स है, ये सब का सब मैंने आपसे हैंडल किया। अब मैं हाउस को ओपन करने लगा हूँ आप लोगों के लिए।
तो मैं सबसे पहले जनाब आप सबको करता हूँ जी अनम्यूट। सिर्फ मैंने शॉर्ट से बचने से ही किया था, तो आई होप कि आप माइंड नहीं करेंगे। तो मैं, अगर आप मुझे आप थोड़ी सी अलाउ करें, मैं इसकी जो है ना ये रिकॉर्डिंग रोक लूँ, तो फिर इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो स्टॉप रिकॉर्डिंग।